Hi dear viewers, welcome to Study Guide. Study Guide. Learn to live, live to learn. Hello guys, with the study guide, I'm your friend Ayaz Ahmed. I'm here once again in front of you with a new topic. I'm absolutely fine with your best wishes and I hope that you will also be fine. Guys, as you know that I have recently started a series of the lectures on the English language, and previously I have uploaded the 2 lectures and it's our 3rd lecture. In the previous lecture, we had discussed about the sentence, its parts and its types. Let's take a review. We had discussed about the definition of the sentence. Sentence is a collection of meaningful words that gives a complete sense. हमने ये डिस्कस किया था कि सेंटेंस क्या है. सेंटेंस वर्ड्स का एक ऐसा मजमुआ है जो हमें कोई ना कोई मतलब दे. ऐसा कोई मजमुआ ना हो जो कोई मतलब ही ना दे. ऐसा मजमुआ जो कोई मतलब दे उसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे. We had also discussed about the main parts of the sentence. हमने ये डिस्कस किया था कि सेंटेंस के 2 मेन पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट. I had also told you about the basic structure of the sentence. क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है एंड एट द लास्ट ऑब्जेक्ट आता है. बेसिक स्ट्रक्चर उसका ये होता है. I had told you about the type of the sentence कि यूज़ के हिसाब से हम जुमले को, सेंटेंस को किस तरह यूज़ करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज़ देयर आर 5 टाइप ऑफ द सेंटेंसेस. इस्तेमाल के हिसाब से जुमले की 5 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? मैंने आपको नाम भी बताए थे. वो थी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. I had also told you about the 3 types of the sentence on the basis of its structure. कि भाई बनावट के हिसाब से उस किस तरह बना हुआ है एक सेंटेंस या किस तरह बनता है, इस बेस पे 3 मेन टाइप्स होती हैं सेंटेंस की. वो कौन सी? सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. These are the 3 types of the sentence on the basis of structure. Today we are going to discuss about phrase. आज हमारा जो टॉपिक है वो फ्रेज है. एक्चुअली अभी सीरीज़ के हिसाब से जिन टॉपिक्स की बारी है, एक्चुअली हमारा मेन टॉपिक है कि मेन एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस. मेन एलिमेंट्स कौन से होते हैं एक सेंटेंस के? तो मेन एलिमेंट्स एक्चुअली 2 होते हैं, एक फ्रेज एंड एक क्लॉज. तो एक ही अगर मैं वीडियो में वो उन दोनों को अगर एक्सप्लेन करता तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाती. इसलिए मैंने आपकी ईज़ के लिए मैंने फ्रेज और क्लॉज के लेक्चर्स को अलग अलग कर दिया. Our today's lecture is basically on the introduction and the type of phrase only. Okay. इस लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेज एंड टाइप ऑफ फ्रेज पे फोकस करेंगे. So before going to our today's topic, just subscribe the channel and press the bell icon as well. If you get something from this video, then like and share it as well. Now let me start the lecture. Previously हमने ये जो डिस्कस किया था कि सेंटेंस क्या है. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो हमें कंप्लीट सेंस दे, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं. तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई मेन एलिमेंट होता है फ्रेज एक सेंटेंस का. एलिमेंट क्या होता है? जिससे कोई चीज़ बनी हो. अगर फ्रेज से बनी हुई है, अगर कोई भी सेंटेंस फ्रेज से बना हुआ है तो जाहिर बात है कि सेंटेंस तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड ही होगा ऑब्वियसली. तो जब सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड है और फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो फिर सेंटेंस और फ्रेज में क्या फ़र्क होगा? हैव यू एनी आइडिया? कैन यू गेस? नो? वेल, लेट मी एक्सप्लेन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस एक ऐसी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है जो हमें कोई ना कोई सेंस दे, जिससे हमें पूरा सेंस मिल रहा हो. While what is phrase? Phrase is a group of words that has some sort of meaning but no sense. ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी कोई ना कोई मीनिंग तो होती है लेकिन पूरा मतलब नहीं होता, उससे हमें पूरा मतलब पता नहीं चलता. ऐसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं फ्रेज. इट गिव्स अस नो सेंस
while stands alone। ये अगर अकेला हो तब कोई मीनिंग नहीं देता। हाँ, सेंटेंस के बाकी पार्ट के साथ मिल जाए तो फिर मतलब देगा, लेकिन जब अकेला हो तो ये अपना मतलब नहीं दे सकता। इट हैज़ नो सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन। लेकिन हमने मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या पढ़ा था कि देयर आर टू मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दीज आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जबकि फ्रेज में हम पढ़ रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ड प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन नहीं होता। अभी आपको फर्क पता चला कि फ्रेज और सेंटेंस में क्या फ़र्क है तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड। लेकिन सेंटेंस में हमारी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बनता है। लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन नहीं होता। दूसरी बात ये कि सेंटेंस जो हमारा होता है ये पूरा का पूरा सेंस देता है, कोई मतलब उसमें से निकलता है। लेकिन ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं फ्रेज जिसका कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इन द कॉर्नर यानी कि कोने में। अभी कोने में क्या कोई मतलब निकल रहा है, चलो देयर इज अ गुड सॉर्ट ऑफ मीनिंग, यहाँ पे कोई ना कोई मीनिंग है इसकी, लेकिन मतलब कोई भी नहीं है कि भाई कोने में क्या, हमें नहीं पता चल रहा। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, व्हाट ऑन द टेबल, आर यू गेटिंग समथिंग दैट व्हाट ऑन द टेबल। अगर मैं सिर्फ कह रहा हूँ टेबल पर, तो टेबल पर क्या कोई मतलब बन रहा है? देयर इज नो सेंस, देयर इज सम मीनिंग बट देयर इज नो सेंस। बाय द रिवर, दरिया के किनारे क्या, दरिया के साथ क्या, कुछ समझ आ रही है भाई? इसमें से कोई सेंस नहीं निकल रहा, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। दिस इज द फ्रेज। फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए, लेकिन क्या इसमें से कोई मतलब नहीं निकला, जस्ट देयर इज अ लिटिल बिट मीनिंग, ओके, देयर इज नो सेंस। These group of words have some sort of the meaning but not complete sense, so these are called phrases. Okay. Friends, there are many types of the phrases, but we are going to discuss the following ones only. The prepositional phrase and verbal phrase. हम सिर्फ prepositional phrase और verbal phrase को यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन verbal phrase जो है फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि gerund phrase, पार्टिसिपल फ्रेज एंड इन्फिनेटिव फ्रेज। मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज को। प्रीपोजिशनल फ्रेज इज द मोस्ट कॉमन फ्रेज, यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर इन सेंटेंस, क्लॉज एंड इवन इन अदर फ्रेजेस। ये इतना कॉमन है कि आपको कहीं पे भी इसको आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस में आप उस फ्रेज को देखेंगे। आप क्लास, अगर क्लास होगा तो उस क्लास में आप उस फ्रेज को देखोगे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि किसी एक फ्रेज के अंदर ही दूसरा फ्रेज भी मौजूद होता है, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है इतना कॉमन होता है, ठीक है। इट बिगिंस विद अ प्रीपोजिशन। ये कहाँ से शुरू होता है? इसकी बिगिनिंग में क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है कोई ना कोई, जिस तरह इन, इट, ऑफ, बाय, टू, इस तरह की प्रीपोजिशंस होती हैं, ठीक है। एंड इंक्लूड्स अ नाउन और द प्रोनाउन दैट इज इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके साथ और क्या होता है? एक नाउन या प्रोनाउन होता है जो उसके ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज टेलिंग यू द डेफिनेशन ऑफ द फ्रेज, उस वक्त मैंने आपको एग्जाम्पल्स कुछ दी थी। इन द कॉर्नर, ऑन द टेबल, बाय द रिवर एंड फॉर द पार्टी। मैंने आपको ये 4 एग्जाम्पल्स दी। ये 4 की 4 एग्जाम्पल इस प्रीपोजिशनल फ्रेज की हैं, ठीक है। मैंने आपको फ्रेज की एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल्स दी थी। ये कौन सा फ्रेज है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सिंपल वे में अगर मैं आपको बता दूं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज इसको क्यों कहते हैं, तो इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो एक प्रीपोजिशन से शुरू होता है, और ये काम भी जो है प्रीपोजिशन का ही करता है। प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? सब्जेक्ट की जो है वो पोजीशन दिखाता है, या आप ऐसा समझ लो कि सब्जेक्ट को जुमले के बाकी हिस्से के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये प्रीपोजिशन का ही काम करता है, इसलिए आई होप आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज समझ आ गया होगा। देखें, इस तरह का कोई भी हो, अगर इन द कॉर्नर, ऑन द टेबल, बाय द रिवर, फॉर द पार्टी, फ्रॉम नवाब शाह,
ओके, इस तरह का कोई भी हो, ठीक है, और अंडर द ट्री। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। मैं आपको कितनी एग्जांपल्स दूं, कुछ आप अपने से एग्जांपल्स सोचो कि कौन कौन सी हो सकती हैं। एंड ये होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अगर अब मैं आपको वर्बल फ्रेज के बारे में बता दूं, तो वर्बल फ्रेज, एक्चुअली द वर्बल फ्रेज आर दोज दैट कंसिस्ट ऑफ द वर्ब and act as a gerund, participle and infinitive. ओके, तो ऐसे फ्रेजेस जो जिनमें वर्ब मौजूद हो और वो फ्रेज किस चीज़ का काम करे, जीरंड का, पार्टिसिपल का या इन्फिनेटिव का। अभी जीरंड क्या होता है? जीरंड ऐसा वर्ब होता है जो होता तो एक्चुअली वर्ब है लेकिन काम करता है नाउन का। अगर सेंटेंस में एक वर्ब अगर नाउन का काम कर रहा हो तो उसको जीरंड कहेंगे। ये यूजुअली आईएनजी फॉर्म में होता है, जिस तरह ईटिंग, प्लेइंग, वाचिंग, टेलिंग, आस्किंग, गोइंग, कमिंग। इन दिस वे आईएनजी फॉर्म में ये मौजूद होता है। ठीक है, ये आईएनजी फॉर्म में होता है और किस किस चीज़ का काम करता है? होता तो वर्ब भी है लेकिन काम करता है नाउन का। फिर वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट के तौर पे भी काम आ सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे। एज यू नो दैट नाउन कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट। तो नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। इसी तरह जो जीरंड होता है वो भी सब्जेक्ट का काम भी करता है, ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। और व्हाट इज पार्टिसिपल? पार्टिसिपल, देयर आर टू टाइप ऑफ द पार्टिसिपल। वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड अदर वन इज पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म, ठीक है, आईएनजी फॉर्म। और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ एनी वर्ब। ओके, इनको हम कहते हैं पार्टिसिपल। और यहाँ पे पार्टिसिपल का काम करने का मकसद ये है कि ऐसा वर्ब जो एडजेक्टिव के तौर पर काम दे। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव ये होता है कि किसी चीज़ की क्वालिटी बताना। ठीक है, अगर कोई भी क्वालिटी बताई जाए तो उसको हम उस वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। तो अगर कोई भी प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? पार्टिसिपल। ठीक है, एक्चुअली वो वर्ब होता है ना, उसको हम फिर पार्टिसिपल का नाम देते हैं। ठीक है, और इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव ये होता है कि अगर किसी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप टू लगा दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू ईट, टू गो, टू वॉक, टू वॉच, टू आस्क, टू टेल, टू से, टू थिंक। इन दिस वे आप किसी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू लगा दें तो इन्फिनेटिव बन जाता है। ठीक है, तो ये इन्हीं चीज़ों से ये बना होता है वर्बल फ्रेज। और फिर अगर जीरंड का काम करेगा तो उसको जीरंड फ्रेज कहेंगे, पार्टिसिपल का काम करेगा तो पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे, और इन्फिनेटिव का काम करेगा तो इन्फिनेटिव फ्रेज कहेंगे। अभी थोड़ा जीरंड फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज और इन्फिनेटिव फ्रेज को थोड़ा हम डीपली एक्सप्लेन कर दें। जीरंड फ्रेज, फॉर एग्जाम्पल A gerund phrase always act as a noun in a sentence. ये हमेशा नाउन के तौर पर ही इस्तेमाल होता है gerund phrase। ठीक है, like other nouns, दूसरे nouns की तरह a gerund phrase can serve as a subject of the sentence, the object of a verb, or the preposition or the complement of a linking verb. नाउन जो होता है वो किस किस चीज़ का काम करता है? सब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का भी होता है और वर्ब का भी होता है। तो प्रीपोजिशन के वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है नाउन, और वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है नाउन। तो ये जीरंड फ्रेज भी सब वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर सकता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर सकता है। और द कम्प्लीमेंट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब है उसको मजीद कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसका मतलब है कि जो एक जीरंड फ्रेज होता है वो बेसिकली एक नॉर्मल नाउन की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। गेटिंग फर्स्ट प्राइज वाज एन ऑनर फॉर मी। गेटिंग सम फर्स्ट प्राइज वाज एन ऑनर फॉर मी। इट मीन्स के पहला इनाम हासिल करना मेरे लिए एक ऑनर की बात थी, मेरे लिए एक इज्जत की बात थी। ठीक है, तो अभी देखो, अगर हम इस जुमले पर गौर करें कि ऑनर की बात क्या थी, जो बात थी जब उसका नाम लेंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा ना। अगर मैं कहता हूँ डैश मेरे लिए
एहतराम की बात थी या ऑनर की बात थी, तो इस देश में अब जो भी चीज़ आएगी वो मेरा सब्जेक्ट होगा, क्योंकि उस चीज़ का नाम होगा जो मेरे लिए इज्जत की का बायस थी। तो यहाँ पे मेरे लिए इज्जत का बायस जो थी वो इस जुमले में क्या थी, गेटिंग फर्स्ट प्राइज। तो ये नाम आ गया, ठीक है। तो नाम को क्या कहते हैं, नाउन होता है ना। नाम नाम जिस भी चीज़ का हो, इंसान का हो, किसी जानवर का हो, लेकिन नाम जो होता है उसको हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे किसी चीज़ का नाम है गेटिंग फर्स्ट प्राइज, ये वो चीज़ है जो मेरे लिए ऑनर थी, ठीक है, समझ आ रही है। तो यहाँ पे गेटिंग फर्स्ट प्राइज ये पूरा का पूरा फ्रेज नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको कहते हैं जीरन फ्रेज। ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, ऐसे ही ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि what I want is sleeping all the day. What I want is sleeping all the day. जो मैं चाहता हूँ वो क्या है, सारा दिन सोया रहूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह का कोई जुमला कहा जाता है कि what I want is sleeping all the day, जो मैं चाहता हूँ वो सारा दिन सोना है, मैं सारा दिन सोना चाहता हूँ। अगर देखा जाए कि what I want, अभी मैं क्या चाहता हूँ, अभी जो भी चीज़ का नाम आगे आएगा वो हम मेरा ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इस उसमें ये बताया होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। वांट के बाद जो जाहिर सी बात है, वांट का मतलब है चाहना, तो किसी न किसी चीज़ को बंदा चाहता होगा, तो यहाँ पे नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी चीज़ का नाम आना है तो वो जिस भी चीज़ का नाम आएगा वो हमारा नाउन होगा और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है व्हाट आई वांट इज स्लीपिंग होल द डे, ठीक है। तो अभी स्लीपिंग होल द डे ये जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, किस चीज़ को चाहता हूँ, कि मैं इस चीज़ को चाहता हूँ कि सारा दिन सोया रहूँ। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और उस चीज़ का नाम है जो मैं चाहता हूँ। तो नाम जो होता है वो नाउन होता है, इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट है और नाउन के तौर पर काम कर रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे जीरन फ्रेज। इसको क्या कहेंगे, जीरन फ्रेज, ठीक है। आई होप कि आपको जीरन फ्रेज समझ आ गया होगा। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द पार्टिसिपल फ्रेज। हम अभी पार्टिसिपल फ्रेज को जो है डिस्कस करेंगे। तो पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, अ पार्टिसिपल फ्रेज इज वन दैट बिगिंस विद अ past or the present participle and is followed by its object and modifiers. Okay, जो पार्टिसिपल फ्रेज होता है वो ऐसा फ्रेज होता है जो पास्ट या प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट होता है और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है या मॉडिफायर आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आता है या मॉडिफायर आता है, ठीक है। और लाइक पार्टिसिपल्स अलोन पार्टिसिपल फ्रेज आर यूज एज एडजेक्टिव। और किस लिए वो इस्तेमाल होता है, जैसे अकेला पार्टिसिपल मैंने आपको बताया कि आईएनजी फॉर्म में हो या थर्ड फॉर्म में हो, लेकिन एडजेक्टिव के तौर पर काम आता है, इसलिए उसको पार्टिसिपल कहते हैं। तो खाली पार्टिसिपल जो अकेला होता है, अलोन होता है, वो एडजेक्टिव के तौर पर काम देता है। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज जो होता है वो भी एडजेक्टिव के तौर पर काम आता है। तो हम इसको डिफाइन सिंपली इस तरह कर सकते हैं कि a phrase is said to be participle if its functions as an adjective. It starts with a present or the past participle and is followed by the object and modifier. इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। Now let me give some examples. For example, suffering from the fever, he has become weak. He has become weak. अभी देखें, ऐसा जुमला अगर खाली मैं ये लिख दूँ ही हैज़ बिकम वीक, तो जुमला तो कंप्लीट है, इसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मैंने ही को, प्रोनाउन को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए कि कौन जो वीक बन गया है, सफरिंग फ्रॉम द फीवर, वो जो फीवर से सफ़र कर रहा था, ठीक है, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा बुखार था, बुखार बर्दाश्त कर रहा था, बुखार की तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा था, वो जो बुखार की तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा था वो बहुत वीक बन गया है, ठीक है, वो बहुत कमज़ोर बन गया है। तो अभी सफरिंग फ्रॉम द फीवर उसकी क्वालिटी बता रहा है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो जिसको बहुत ज़्यादा बुखार था, अभी वो वीक बन चुका है। लेट मी गिव एन अदर एग्जाम्पल,
अगर मैं कह दूं कि द सोल्जर्स थ्रू डाउन देयर गन्स, सोल्जर ने अपनी गन्स जो है वो नीचे फेंक दी, इसमें एडजेक्टिव तो कोई आया नहीं, लेकिन जुमला तो फिर भी कंप्लीट है कि नहीं? जी हाँ, ये बिल्कुल कंप्लीट है। द सोल्जर्स थ्रू डाउन देयर गन्स। लेकिन अब अगर मैं कोई ऐसा फ्रेज इसमें ऐड कर दूं जो सोल्जर को डिफाइन करे, जो उसकी क्वालिटी बताए कि कौन सा सोल्जर ने अपनी गन्स जो है वो नीचे फेंक दी, वो कौन से सोल्जर थे? द सोल्जर्स ट्रैप्ड बाय द एनिमी, वो सोल्जर जो दुश्मन के जाल में फंस गए थे, थ्रू डाउन देयर गन्स। अभी क्वालिटी बताई, इस फ्रेज ने कोई क्वालिटी बताई, पता चला कि कौन से सोल्जर्स ने जो है गन्स नीचे फेंकी थी, जो दुश्मन के जाल में फंस गए थे। ट्रैप्ड बाय द एनिमी, ओके, द सोल्जर्स ट्रैप्ड बाय द एनिमी थ्रू डाउन देयर गन्स। अभी ट्रैप्ड बाय द एनिमी जो लिखा हुआ है ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज है। ओके, पहले बताया था सफरिंग फ्रॉम द फीवर, वो आईएनजी फॉर्म में था, प्रेजेंट पार्टिसिपल था। ये ट्रैप्ड बाय द एनिमी ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो आई होप आपको पार्टिसिपल फ्रेज समझ आ गया होगा। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं कि ऐसा फ्रेज जो एडजेक्टिव के तौर पर काम दे उसको पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं, और वो या तो आईएनजी फॉर्म से शुरू हो रहा होगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू हो रहा होगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू आर फीलिंग स्टिल एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी in the comment box, or you can contact me on the WhatsApp or my Gmail. So we are going to our next topic. Last but not least, today's last topic is the infinitive phrase. We are going to discuss about the infinitive phrase. हम अभी ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि infinitive phrase क्या होता है। An infinitive phrase contains an infinitive, ठीक है। इस phrase में एक infinitive मौजूद होता है and its object and modifiers, और या उसके ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं या उसके मॉडिफायर मौजूद होते हैं। तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव ये होता है कि भाई किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दो, वो इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो टू ईट, इस तरह का कोई इन्फिनेटिव मौजूद होता है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर मौजूद होता है, ठीक है। इन्फिनेटिव फ्रेज यूजुअली फंक्शन एज नाउन। इन्फिनेटिव फ्रेज जो होता है वो किस चीज़ का काम करता है? नाउन का काम करता है। दो दे कैन बी यूज एज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा किस चीज़ पे इस्तेमाल होता है? ज़्यादा इस्तेमाल होता है नाउन के लिए, ठीक है। मैं एक एक एग्जांपल सबकी दे रहा हूँ कि नाउन के तौर पर किस तरह इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के तौर पर किस इस्तेमाल होता है, और एडवर्ब के तौर पर किस तरह इस्तेमाल होता है। तो टू स्लीप होल द डे इज़ हिज ओनली विश। टू स्लीप होल द डे इज़ हिज ओनली विश, उसकी विश क्या है? उसकी ओनली जो विश है वो है टू स्लीप। अभी टू स्लीप ये तो इन्फिनेटिव ही है, ठीक है। तो टू स्लीप होल द डे ये पूरा का पूरा जो है ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक है। टू स्लीप होल द डे, होल द डे जो है ये इसका मॉडिफायर है कि स्लीप तो करना चाहता है लेकिन कब तक? होल द डे, ठीक है। ये इसकी ये समझे कि इसकी फ्रीक्वेंसी बताई हुई है या इसकी डिग्री बताई हुई है कि कितना सोना चाहता है, होल द डे। तो अभी अगर मैं कह दूँ डैश इज़ हिज ओनली विश, तो इस डैश में जो भी चीज़ आएगी वो हमारे सब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस डैश में इस वक्त हमारे पास आ रहा है टू स्लीप होल द डे, टू स्लीप होल द डे। अभी ये जो है चीज़ है टू स्लीप होल द डे, यहाँ पे नाउन का काम कर रही है, तो इसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज कह सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल दैट ही हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी। अगर मैं ऐसे ही इसको यहाँ पर छोड़ दूँ, ही हैज़ अ प्लेंटी ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। अभी मैंने ये तो बता दिया भाई कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन ये जुमला यहाँ पे कंप्लीट भी है, लेकिन इसकी अभी मैं क्वालिटी बता दूँ कि वो पैसा कैसा है। तो स्पेंड फुलिशली, उसके पास इतना पैसा है कि वो फुलिशली उसको खर्च करता है, ठीक है। तो स्पेंड फुलिशली जो है, तो स्पेंड फुलिशली एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइंग द नाउन मनी। मनी को मॉडिफाई करने के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि ये इन्फिनेटिव फ्रेज है टू स्पेंड फुलिशली, जो यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और लास्ट एग्जाम्पल इज आफ्टर फाइटिंग
शी ड्रोव स्माइल्स, अगर मैं इसको यहीं पे छोड़ दूँ, आफ्टर फाइटिंग शी ड्रोव स्माइल्स, यानी कि लड़ाई के बाद वो बहुत दूर तक ड्राइविंग के लिए निकल गई। ठीक है, ये जुमला कंप्लीट है, इसको पूरा मतलब भी पता चल गया कि भाई कहीं उसकी किसी के साथ लड़ाई हुई, किसी के साथ भी हो सकती है भाई, पेरेंट्स के साथ, भाई के साथ, हस्बैंड के साथ, फ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी लड़ाई हुई तो वो बहुत दूर तक ड्राइविंग के लिए निकल गई। लेकिन अभी अगर इस ड्राइव को या हम ऐसा कहें कि वो ड्राइव करने के लिए क्यों निकल गई, इसको ज़्यादा मॉडिफाई अगर करें टू क्लियर हर माइंड, आखिर में हम लिखते हैं टू क्लियर हर माइंड। आफ्टर फाइटिंग शी ड्रोव माइल्स टू क्लियर हर माइंड, लड़ाई के बाद वो दूर निकल गई ताकि अपने जहन को जो है वो क्लियर कर सके, अपने अपने आप को जो है वो सुकून दे सके। ठीक है, इसका मकसद ये है। तो ये आगे मॉडिफाई कर रहा है उसको, ड्राइव को या ड्रोव को, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि वो ड्राइव पे तो निकल गई लेकिन क्यों निकल गई, तो उसकी वजह आगे बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एडवर्ब, और चूंकि ये एक इन्फिनेटिव से शुरू हो रहा है इसलिए इसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज कह सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये इन्फिनेटिव फ्रेज भी समझ आ गया होगा। Guys, today's lecture was mainly based on the phrase and its types. I told you that phrase is a group of words that gives some sort of the meaning but has no complete sense and it has no subject and predicate combination. उसके अलावा मैंने आपको उसके मेन टाइप्स बताए, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज और वर्बल फ्रेज। फिर वर्बल फ्रेज को हमने फर्दर जो है वो कैटेगराइज किया द इन्फिनेटिव फ्रेज, जीरंड फ्रेज एंड पार्टिसिपल फ्रेज में। जीरंड फ्रेज मैंने आपको यह बताया कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो और वर्ब से शुरू होता हो उसको जीरंड फ्रेज कहते हैं। और ऐसा पार्टिसिपल फ्रेज जो वर्ब से शुरू होता हो लेकिन या तो आईएनजी फॉर्म से या थर्ड फॉर्म से और एडजेक्टिव का काम दे, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। फिर मैंने आपको इन्फिनेटिव फ्रेज का बताया, ऐसा फ्रेज, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो इन्फिनेटिव से शुरू होता हो और किस चीज़ का काम करे, इन्फिनेटिव का ही काम करे, तो नाउन का काम करे या एडजेक्टिव का काम करे, एडवर्ब का काम करे, उसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, मैंने एग्जांपल्स देके आपको समझाए। इफ़ यू फील स्टिल एनी ऑफ द कन्फ्यूजन और एनी ऑफ द क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। उसके अलावा मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी जो है वो दे दी है, आप मुझे ईमेल करके भी कुछ पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय।